हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज आपके समक्ष क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा अर्थ एटमॉस्फेयर या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से साझा किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, एटमॉस्फेयर को हिंदी में वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, सपोज ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से वायु का आवरण या घेरा रहता है। ठीक है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। राइट। अब इस वायुमंडल में डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं, बहुत सारी गैस होती हैं, और हम जानते हैं कि गैसों में मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल में अपना एक वजन होता है, तो उस पर ग्रेविटी काम करेगा। और यह ग्रेविटी किसके चलते काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही तो वायुमंडल पृथ्वी से टाइटली अटैच्ड है, बंधा हुआ है। इसका आवरण जो भी दिख रहा है यह ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ही, बिना गुरुत्वाकर्षण बल के यह आवरण इस तरह से बंधा हुआ न रहता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के इस विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल कहते हैं। वायु का यह आवरण एक लिफाफे की तरह चारों तरफ से ओढ़े रहता, घेरे रहता है। किसको? पृथ्वी को। बहुत ही सिंपल परिभाषा। अब इस एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या देखते हैं? पहली चीज तो गैस देखते हैं। गैस में सबसे जो महत्वपूर्ण गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी जो मात्रा होती है लगभग 99% होती है। अब बाकी जो अदर जो गैसेज होती हैं वह 1% होती हैं। तो सर्वाधिक कंसंट्रेशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। राइट। उसके बाद हम बात करेंगे इस लेक्चर में वाटर वेपर के बारे में। जल वाष्प। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण संगठन जल वाष्प होता है एटमॉस्फेयर का। तीसरा डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टिकल, इसको बोलते हैं धूलिकण। यही 3 इंपॉर्टेंट संगठन होता है, कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का। 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। राइट। तो नंबर 1 गैस। और गैस में सबसे पहले देखेंगे हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक होती है, 78%। कितना? 78%। अब इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका क्या महत्व है? ठीक है, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आभास होता है। पावर ऑफ विंड, पवनों की जो शक्ति होती है ना, पावर ऑफ विंड, इसका आभास नाइट्रोजन के चलते ही होता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जिसको परावर्तन बोलते हैं, ड्यू टू नाइट्रोजन। राइट। अब देखो, इसमें और एक चीज और जान लो, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। नो टेस्ट, नो कलर।
नो स्मेल, कोई गंध नहीं होता है, कलर भी नहीं होता है इसका, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन। ठीक है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण चीज कोई है नाइट्रोजन की, तो यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। तेजी से जलने से बचाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये नाइट्रोजन की। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न हो तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। आए दिन आप देखते हो कि जंगल में आग लग गया, घरों में आग लग गया, दमकल कर्मी दमकल लेके आग बुझाने आ गए, पानी उड़ेल रहे हैं। परंतु अगर नाइट्रोजन न रहता तो आप चाहे कितना भी पानी उड़ेल दो, वो आग बुझती नहीं। तो आग तेजी से फैल रही है, उसको कौन बचा रहा है? नाइट्रोजन। तो आप देख लो कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है? तेजी से जलने से बचा रहा है, नियंत्रण रख रहा है। इसके बिना आग पे कंट्रोल रखना संभव नहीं होता। अगला प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। प्लांट्स, जो प्रोटीन का निर्माण होता है किसके चलते होता है? नाइट्रोजन के चलते, जो कि हमारे लिए भोजन का मुख्य अंग है। ठीक है, प्लांट से तो हम भोजन ले रहे हैं। अब अर्थ के चारों तरफ इसका फैलाव कितने दूर तक रहता है? अगर ये सपोज अर्थ सरफेस है तो यहां से करीब 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन मिलना बंद हो जाएगा या उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट गैस कौन सी इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। इसकी जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की 21% है, नाइट्रोजन के मुकाबले कम है, बट नाइट्रोजन से इसका महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी मानी गई है, लाइफ सेविंग। ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नो ब्रीदिंग। अब सांस जब नहीं ले सकते हो तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। अब एक चीज और देख लो कि ऑक्सीजन के अभाव में हम कोई भी ईंधन नहीं जला सकते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में पढ़े थे कि आग पे नियंत्रण रखना संभव नहीं होता, आग को कंट्रोल करता है नाइट्रोजन। ठीक इसका उल्टा ऑक्सीजन में यह जलाता है, जलाने में मदद रखता है। जैसे कि आप माचिस की तीली से कुछ भी जला रहे हो, कोई चीज जल जा रही है, मोमबत्ती जल जा रही है, लालटेन जल रहा है, तो इसलिए जल रहा है कि उसके सराउंडिंग ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना तो कुछ भी नहीं जल सकता है। अंतरिक्ष में जो रॉकेट भेजते हैं ना, उसमें भी हम ऑक्सीजन का मिक्सचर डालते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन जलाने से बचा रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जला रहा है। दो क्वेश्चन तो यही बन गए प्रीलिम्स के। ओके। और इसका जो फैलाव है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक मिलेगी? पृथ्वी से करीब इसकी ऊंचाई मिलेगी 16 किलोमीटर की हाइट तक ही आपको ऑक्सीजन मिलेगी। सॉरी, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति ज्यादा होगी। लेकिन 16 किलोमीटर तक ज्यादा मिलेगी आपको, मतलब कंसंट्रेशन 16 किलोमीटर तक ज्यादा होगा, बट ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर तक आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ओके। अब गैसों की श्रृंखला में अगला क्रम किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में 0.03%, बहुत ही कम।
कहाँ पर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कहाँ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। देखने में तो लग रहा है बहुत कम है, परंतु यह भारी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? भारी। जब भारी होगी तो क्या होगा? अर्थ के कांटेक्ट में रहेगा, पृथ्वी के पास ही रहेगा। पृथ्वी के जो पास की जो लेयर होती है उसमें ज्यादा इसका फैलाव मिलेगा। ठीक है। वायुमंडल में इसका प्रतिशत 0.03% होते हुए भी काफी महत्वपूर्ण गैस है यह। ठीक है। यह पृथ्वी को गर्म रखने में मदद रखती है। इसके बिना पृथ्वी गर्म ना होती। ठीक है। गर्म रखने में मदद रखती है पृथ्वी को, परंतु अब पृथ्वी ज्यादा गर्म हो रही है क्योंकि आर्टिफिशियली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है। और जितने भी ग्लेशियर हैं, आइस कैप, माउंटेन्स के, वो सब पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा पृथ्वी, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्री है, डेवलपमेंट है, इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ेगा। राइट। यह 3 महत्वपूर्ण गैस है। और भी गैसेज हैं बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब देख लो ओजोन। ओजोन कितना है? 0.00004%। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है ना, परावैगनिक किरणें, उसको ये सोख लेती हैं, ओजोन परत। ये भी इसका एक वर्क है, काम है, महत्वपूर्ण है काफ़ी ये। वाटर वेपर अप्रॉक्सीमेट 3%, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, इसकी भी मात्रा बहुत कम है बट ये भी काफी महत्वपूर्ण है। राइट। अब बात करते हैं वाटर वेपर। इसको बोलते हैं जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब क्या है? जिसमें जल हो लेकिन वाष्प के रूप में है, जो उसका फिजिकल स्टेट क्या है? वेपर हो। अब जल वाष्प कैसे बनेगा? जो अर्थ पे क्या, सपोज अर्थ पे कोई वाटर बॉडी है, ये है, जैसे सपोज रिवर, पॉन्ड, सी, ओशियन। ठीक है। पोखरा, तालाब, कुछ भी हो सकता है। सॉइल में भी तो पानी है। अब इस पे क्या होगा? ये सन है, सन से रेज आई, विकिरण आई, क्या करेगी? पानी को वाष्प में कन्वर्ट कर देगी और पानी में एक लेटेंट हीट के रूप में यह हीट रहेगा। यही उड़ करके ऊपर जाता है, इसको हम जलवाष्प बोलते हैं। ठीक है। ऊपर की तरह मूवमेंट होता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है, इसी को जलवाष्प बोलते हैं। मतलब कि ऐसा वाष्प जिसमें जल की मात्रा हो, वाटर की मात्रा हो, वाटर कंटेंट हो। ठीक है। इसकी मात्रा जो है 3 से 5% के बीच में वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस। अब अलग अलग स्थानों पे जलवाष्प की मात्रा अलग होगी। जैसे सपोज ये पृथ्वी है, अब ये देखो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है, इसमें सालों भर सूर्यातप की मात्रा सर्वाधिक रहती है, इंसोलेशन ज्यादा रहेगा। तब इंसोलेशन ज्यादा रहेगा, सूर्यातप की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं ना कि जो हीट जोन है, हीट बेल्ट है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में वाटर वेपर ज्यादा होगा। और क्रमशः जब पोल्स की तरफ जाएंगे, इस एरिया में, टेम्परेट जोन में, यहां पे टेम्परेचर कम है तो वाटर वेपर कम होगा। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टेम्परेचर ज्यादा तो वाटर वेपर ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वाटर वेपर कम। यह हुआ इसका क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर मतलब कि
वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर का मात्रा में कमी आएगा, क्रमशः कम होता जाएगा। एक ऐसा सम निश्चित पॉइंट आएगा जहां पे वाटर वेपर शून्य मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों वितरण को हम अध्ययन कर सकते हैं इस मैप से, राइट। अब इसका महत्व क्या है वाटर वेपर का? करता क्या है यार कि सूर्य से आने वाली जो मतलब सूर्य से जो भी किरणें आती है ना, उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। अब देखो ये वाटर वेपर है डायग्राम में, ये क्या करेगा, लाइट जब आएगी ना, जैसे सपोज ये लाइट आ रही है सूर्य से और ये वाटर वेपर है, तो इसको ये सोख लेगा, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा, पृथ्वी द्वारा जो ऊर्जा इमिट की जाती है, ठीक है, उसको भी ये सोख लेता है, अपने पास क्या करेगा, उष्मा सोख लेगा वाटर वेपर। तो हम कह सकते हैं ये कंबल काम करता है बिल्कुल, पृथ्वी को ना तो ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडी रखता है। कंबल की तरह, कंबल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, ठंडी में गर्म करता है आपको, और गर्मी में अगर कंबल ओढ़ोगे तो आपको ठंडी रखेगा। तो बिल्कुल कंबल जैसा व्यवहार करता है। ब्लैंकेट क्या है? ब्लैंकेट वाटर वेपर सूरज से जो भी गर्मी आती है, विकिरण आती है, उसको भी सोख लेता है और पृथ्वी को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। और पृथ्वी से जो लेटरल हीट होता है, जो परावर्तित होकर जाता है, उसको भी सोख लेता है और पृथ्वी को ज़्यादा ठंडी होने से बचाता है। हो गया ना कंबल का, राइट। अब इसका और भी महत्व है, जैसे जो भी ओस है, कोहरा या बादल, क्लाउड, ये जितनी भी चीजें बनती है ना, ये किससे बनता है? वाटर वेपर से बनता है। या रेनफॉल, रेनफॉल बिना वाटर वेपर का बनेगा ही नहीं। या आकाश में रेनी सीजन में जो रेनबो दिखता है, रेनबो, या सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ जो उसका हैलो इफेक्ट दिखता है, जिसको हम प्रभामंडल बोलते हैं, हैलो प्रभामंडल, ये ड्यू टू वाटर वेपर ही होता है। बिना वाटर वेपर के रेनबो नहीं दिखेगा आपको, नहीं हैलो दिखेगा आपको। जिस मतलब कह सकते हैं जो भी मनोरम घटनाएं आकाश में दिखती हैं, और ड्यू टू वाटर वेपर ही होता है, राइट। तो सीखने के क्रम में अगला पॉइंट है डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को हम हिंदी में बोलते हैं धूल कण। अब ये धूल कण कहां से आता है? वायुमंडल में। इसके विभिन्न स्रोत होते हैं। जैसे सूक्ष्म मिट्टी हो गया, मिट्टी से भी तो धूल कण बनेगा। समुद्री नमक, सी साल्ट, उससे भी वायुमंडल में डस्ट का निर्माण होता है। धुएं की कालिख, राख, ठीक है, राख से भी बनेगा। वोल्केनो से भी आपके डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो अलग अलग स्रोत हैं डस्ट पार्टिकल के। अब डस्ट पार्टिकल क्या है? भारी है ना, तो वायुमंडल के निचली परत में ही मिलेगा, एकदम पास में होगा पृथ्वी के टच, यहां पे कंसंट्रेटेड रहेगा। अब निचली परत में है तो क्या करेगा ये? इसकी भी तो कुछ महत्व होगा भाई। इसका क्या काम है डस्ट पार्टिकल का? तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन्हीं डस्ट पार्टिकल से अधिकांश हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्द्रताग्राही
केंद्र, हिंदी में इसको आर्द्रताग्राही केंद्र बोलते हैं। डस्ट पार्टिकल ही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होता है। जैसे सपोज ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बन गया डस्ट पार्टिकल। अब जैसे ही बनेगा इसके चारों तरफ वाटर वेपर जम जाता है। जो वाटर वेपर अभी हम पढ़े थे, अब इसका काम शुरू हो गया। कहाँ? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पे ये जमा हो जाता है इस तरीके से। और जैसे ही जमा होगा ये न्यूक्लियाई साइक्लोनिक कंडीशन में ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर की तरफ उठेगा तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन में ठंडा हो जाता है बिल्कुल। वेपर क्या होगा? ठंडा होकर क्रिस्टल बन जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा, बादल का बनना। ये सब प्रक्रिया है। नंबर 1 ये है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के ऊपर वेपर का जमाव। उसके बाद नंबर 2 प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तीसरा बादलों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। देन रेनफॉल। रेनफॉल कैसे होगा? ऐसे ऐसे बूंद के रूप में धरातल पे पानी गिरेगा, वृष्टि होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेनफॉल। तो आप देखो कितना छोटा सा चीज है डस्ट पार्टिकल। अगर ये न रहता तो न ही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बनता। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं बनता तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन नहीं होता। प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन नहीं होता तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ना होता। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड ना होता तो रेनफॉल भी ना होता। बट ये है, डस्ट पार्टिकल है, इसलिए ही रेनफॉल हो रहा है। तो इसका एक अलग मैकेनिज्म है, कभी अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो आप देखो जितनी छोटी चीज है उसका महत्व और भी ज्यादा है। गैस का महत्व हम पढ़े, वाटर वेपर का महत्व उससे भी ज्यादा लगा कि इसके बिना तो मतलब बादल बनेगा ही नहीं, पृथ्वी हमारी बचेगी ही नहीं। पृथ्वी को बचाए रखता, कंबल की तरह काम करता है। और एक डस्ट पार्टिकल ये कह रहा है कि इसके बिना तो वर्षा ही संभव नहीं है, रेनफॉल संभव नहीं है। तो हर चीज का अपना महत्व होता है। हमारी 5 अंगुलियां होती हैं, छोटी बड़ी सब है, बट सबका अपना अलग अलग महत्व है। अब इसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या डस्ट पार्टिकल के चलते वर्षा हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हो गया। धूल के कण ही तो हमारे लाइट को वो करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। सूर्योदय, ध्यान दो, सनराइज, सनराइज के समय जो आकाश रेड दिखता है, और सन सेट के समय भी आकाश रेड दिखेगा ना। जो लालिमा दिखती है वो किसके चलते दिखती है? ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। सनराइज मतलब उस समय सुबह के टाइम जो आकाश लाल दिखेगा उसको बोलते हैं डॉन, प्रभात। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और सूर्यास्त के समय जो आकाश में लालिमा दिखती है उसको बोलते हैं ट्विलाइट। ठीक है, ट्विलाइट को बोलते हैं हिंदी में गोधूली बेला। चरवाहे गाय चरा करके आते हैं ना शाम को, तो गायों के चलने से जो डस्ट का निर्माण होता है उसी से मतलब वायुमंडल में लालिमा और बढ़ जाती थी, इसीलिए उसको बोलते हैं गोधूली बेला। गो मतलब गाय, धूली मतलब धूल, गोधूली बेला। छोटी छोटी जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आप देख लो कि डस्ट पार्टिकल का उसमें कितना बड़ा रोल है। धुंध, कोहरा, आकाश का रंग, ये सब जो हो रहा है किसके चलते हो रहा है? डस्ट पार्टिकल के चलते। तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आज का पूरा ख़त्म हो गया। और इसमें जो भी चीज़ें डिस्कशन करनी थी सब मैंने डिस्कशन अच्छे से कर लिया। आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जैसा भी लगा होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।